Assalamu alaikum dear students. Welcome back to my channel The Chemist. Today we are going to discuss class 10 chemistry chapter number 14 that is environmental chemistry 1 atmosphere. आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन हम सारा करेंगे, ठीक है, कि environmental chemistry किसे कहते हैं और environmental chemistry की कंपोनेंट्स क्या हैं। उन डिफरेंट कंपोनेंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहते कैसे हैं। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कि एक ये हमारे पास एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट में, माहौल में कोई भी तब्दीलियाँ आती हैं, कोई भी चेंजेस आती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, ठीक है। उन सारी चीज़ों को जो इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट करती हैं, वो इसमें गुड चेंजेस भी आ सकती हैं और बैड चेंजेस भी आ सकती हैं। मेन जो एरिया हम डिस्कस करते हैं, मेन जो हमारे पास प्रॉब्लम अगर हम देखें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, जो हम टॉपिक हमारे पास हैं, तो वो एयर पोल्यूशन है और वाटर पोल्यूशन है। अब हम इन्वायरमेंट में देखते हैं कि ये एयर पोल्यूशन क्यों होती है, वजह क्या है इसकी, वाटर पोल्यूशन क्यों होती है, क्या वजूहात हैं, ऐसे हमें क्या इकदामात करने चाहिए जिनकी वजह से जो इन्वायरमेंट में चेंजेस आई हैं लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, तो इनको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो सारी चेंजेस, वो सारी जो तब्दीलियां हैं, उनको हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इन्वायरमेंटल जो इन्वायरमेंट है हमारे पास, उसके हमारे पास कंपोनेंट्स क्या हैं, किन चीज़ों से हमारे पास इन्वायरमेंट एक बनता है। तो 4 लेयर हम कह सकते हैं, या 4 कंपोनेंट्स हमारे पास हैं इन्वायरमेंट के। फर्स्ट हमारे पास है लिथोस्फीयर, फर्स्ट है लिथोस्फीयर, और इसको हम कहते हैं जियोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। लिथोस्फीयर में हमारे पास क्या आता है, लिथोस्फीयर में अपर पार्ट ऑफ अर्थ को हम कलेक्टिवली लिथोस्फीयर कहते हैं या जियोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल आ जाते हैं रॉक्स, आ जाते हैं माउंटेन्स, आ जाती हैं हमारे पास मिनरल्स आ जाते हैं, सॉइल आ गई, इसमें ऑर्गेनिक मैटर जितने भी हैं वो सारे हमारे पास लिथोस्फीयर में आते हैं। तो कलेक्टिवली हम जैसे सॉइल हो गया, क्रस्ट ऑफ अर्थ हो गया, रॉक्स वगैरह हो गए, माउंटेन्स हो गए, इन सब को कलेक्टिवली हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ये इन्वायरमेंट के जो ये जितने भी रॉक्स वगैरह, माउंटेन्स हैं, ये इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट में आते हैं, लिथोस्फीयर, जियोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड कंपोनेंट है इन्वायरमेंट का हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रोस्फीयर में हमारे पास क्या आता है, इट कंसिस्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज़, ठीक है। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, दरिया, ये रिवर हो गए, सी, ओशंस, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं हमारे पास, उनको हम इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट में डालते हैं, हाइड्रोस्फीयर में डालते हैं, ठीक है। थर्ड हमारे पास है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर हमारे पास वो रीजन है अर्थ का जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। इसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास बायोस्फीयर वो रीजन है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं, ठीक है। ऑल जहाँ पे हमारे पास ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फाउंड, ठीक है, और लाइफ एग्जिस्ट करती है जिस एरिया पे, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। बायोस्फीयर को हम इकोस्फीयर का भी नाम देते हैं, राइट। तो जहाँ पे इसमें हमारे पास आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और तमाम वो चीज़ें जो इनको सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जो इनको ऑल लिविंग थिंग्स दैट सपोर्ट देम, प्लांट्स और एनिमल, जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सारी हमारे पास बायोस्फीयर में आ जाती हैं, ठीक है। अच्छा, तो बायोस्फीयर हो गया हमारे पास वहाँ वो स्फीयर, वो रीजन जहाँ पे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। लास्ट हमारे पास है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर हमारे पास बेसिकली ये लेयर ऑफ गैसेस है, ठीक है। अर्थ के गिर्द जो हमारे पास डिफरेंट लेयर ऑफ गैसेस है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है, उसको हम किसका नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। अब इन गैसेस में हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड डिफरेंट नोबल गैसेस हैं जिसने अर्थ को सराउंड किया हुआ है। देखिए ये अर्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब अर्थ पे ही ज़मीन में ही, तो ये देखें, ये हमारे पास ये पूरी की पूरी इन्वायरमेंट है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लिथोस्फीयर आ गया, जिसमें ये माउंटेन्स आ गए, रॉक्स आ गए, ठीक है, सॉलिड बॉडीज़, सॉइल वगैरह आ गई, ठीक है। ये सॉइल, ये अर्थ है, सॉइल, अर्थ पे जो ये सॉइल वगैरह आ गई, ये माउंटेन्स आ गए, रॉक्स वगैरह, चट्टानें वगैरह आ गई, ये सारे हमारे पास अर्थ लिथोस्फीयर में आती हैं। दूसरा हमारे पास हाइड्रोस्फीयर, जितने भी रिवर है, ये सी है, रिवर, वाटर बॉडीज़, ये हमारे पास हाइड्रोस्फीयर में आ गई, ठीक है, इनकी हम स्टडी करते हैं।
तीसरा हमारे पास आ गया बायोस्फीयर, ये प्लांट्स आ गए, एनिमल्स आ गए, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहाँ पे तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं और डिफरेंट चीज़ें जो इनको सपोर्ट करती हैं लाइफ को, जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। और ये हमारे पास फोर्थ कंपोनेंट एटमॉस्फेयर, गैसेज ऑफ लेयर ऑफ गैसेस, जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है और तो ये हमारे पास एक कंप्लीट पिक्चर है इन्वायरमेंट की, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट हैं इन्वायरमेंट के। ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस होती हैं, ठीक है, लेयर ऑफ गैसेस हैं जिसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये अर्थ है, तो अर्थ के अपर पार्ट जो होता है जिसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं, इसमें हमारे पास रॉकी क्रस्ट ऑफ सॉइल आ जाती है, ठीक है, या रॉकी क्रस्ट ऑफ एयर आ जाती है, सॉइल आ जाती है, माउंटेन्स वगैरह आ जाते हैं, जिसको हम कलेक्टिवली लिथोस्फेयर का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिथोस्फेयर कॉन्सिस्ट ऑफ रॉकी क्रस्ट ऑफ एयर, अर्थ, सॉइल, माउंटेन्स एंड अदर डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर्स, वो हमारे पास लिथोस्फेयर में आ जाते हैं। फिर हमारे पास ये हाइड्रोस्फेयर है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ ऑल वाटर बॉडीज़। इसमें हमारे पास रिवर्स, सी, ग्लेशियर, अंडरग्राउंड वाटर, जितने भी वाटर बॉडी हैं वो हमारे पास हाइड्रोस्फेयर में आ जाते हैं। फिर हमारे पास यही अर्थ पे जहाँ पे लाइफ सस्टेनेबल है, जहाँ पे हमारे पास लाइफ एग्जिस्ट करती है, इसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वो 4 सिस्टम है, ये वो 4 कंपोनेंट्स हैं, ये वो 4 लेयर्स हैं जो हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। अब इनमें कोई चेंजेस आ रही हैं वो भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जितनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और फिर उनके सोल्यूशन, वो सब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट अगर हम देखें तो एटमॉस्फेयर, इन तीनों को छोड़ के एटमॉस्फेयर को हम इस चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे कि एटमॉस्फेयर कहते कैसे हैं। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है ये एक लेयर ऑफ, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ गैसेस है सराउंडिंग द अर्थ, दैट सराउंड द अर्थ। हमारे पास जैसे ये है, ये अर्थ है और इसके गिर्द हमारे पास एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस हैं, ठीक है, लेयर ऑफ गैसेस हैं, उन लेयर को हमने एटमॉस्फेयर का नाम दिया है। कंपोजिशन अगर देख लें तो इन गैसेस में हमारे पास जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो मेजर कंपोनेंट हैं कंपोजिशन में, वो हमारे पास है नाइट्रोजन। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% मौजूद है और ऑक्सीजन 21% मौजूद है। बेसिकली हमारे पास जो एटमॉस्फेयर का 99% जो एटमॉस्फेयर है वो इन दोनों गैसेस से मिलके बनी है, ठीक है। और उसके अलावा जो माइनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कम अमाउंट में गैसेस मौजूद हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया 0.03%, आर्गॉन हो गया 0.9%, हाइड्रोजन हो गया 0.1%, वाटर वेपर्स हो गए, ये हमारे पास 0.0 से 4% तक आ जाते हैं। और माइनर गैसेस में हमारे पास नियॉन आ जाता है, ठीक है, और हीलियम आ जाता है। तो डिफरेंट गैसेस हैं, ओजोन भी आ जाता है। तो डिफरेंट गैसेस हैं जिनसे ये जो लेयर है, एटमॉस्फेयर जो है वो बनती है, कंपोज होती है, ठीक है। मास आप लोग देख लो, हमारे पास एटमॉस्फेयर का जो मास है वो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 to 5 × 10⁻15 मेट्रिक टन है, इतना मास है। और डेंसिटी जो है एटमॉस्फेयर की वो 0.0013 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। इसके आप लोग अलग हेडिंग भी दे सकते हो, डेंसिटी और मास की। और जैसे जैसे आप लोग हाइट पे जाते जाओगे, ठीक है, एल्टीट्यूड के साथ साथ, हाइट के साथ साथ जैसे आप लोग हाइट इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है, एटमॉस्फेयर ज़मीन से जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते जाओगे तो आप लोगों के पास ये डेंसिटी, एटमॉस्फेयर की डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। टेम्परेचर में भी इफ़ेक्ट आता है, प्रेशर में भी इफ़ेक्ट आता है, जैसे जैसे इंक्रीज़ एल्टीट्यूड में इंक्रीज़ आता है, ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है, जैसे जैसे आप लोग ऊपर की तरफ जाते हो तो हमारे पास टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता है, चेंज होता है, प्रेशर में भी चेंजेस आती हैं और डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर भी डिक्रीज़ होती है। इसीलिए जैसे ऊपर स्पेस में जो है डेंसिटी ऑफ गैसेस जो हैं वो कम हैं, ठीक है। ये हम लेयर में डिस्कस करेंगे कि जो लोएस्ट लेयर है उसमें डेंसिटी ऑफ गैसेस जो हैं या हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। और जैसे जैसे हम अपर लेयर में, हम एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में हम जाते जाएंगे तो इसमें टेम्परेचर में भी फ़र्क आएगा, उसमें प्रेशर ऑफ गैसेस में भी फ़र्क आएगा, डेंसिटीज़ में भी फ़र्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें, डेंसिटी, प्रेशर और जो टेम्परेचर है वो चेंज होती है विथ चेंज इन एल्टीट्यूड, ठीक है।
इम्पोर्टेंस अगर आप लोग देख लो एटमॉस्फेयर की, तो इम्पोर्टेंस हमारे पास यही है कि ये एटमॉस्फेयर जो है ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ। इसी की वजह से हमारे जो लाइफ्स जो हैं वो हम आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं अर्थ पे। अगर ये ना होता तो हमारे पास लाइफ जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाती गुजारना ज़मीन पर ऑन अर्थ। तो ये हमारे पास एक ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ, क्योंकि इसमें हमारे पास डिफरेंट मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ऑक्सीजन ये हमें प्रोवाइड करती है जो कि हमारे रिस्पायरेशन में हेल्प आउट करती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प आउट करती है। और ये एटमॉस्फेयर ही है जो हमारे पास डिफरेंट डेंजरस कॉस्मिक रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सन से आती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर में ये एक कंपोनेंट है जो उन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उस कंपोनेंट का नाम है हमारे पास ओजोन। ओजोन गैस है जो हमारे पास सन से हाईली कॉस्मिक रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। अगर वो ओजोन एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस ना होती तो हमारे वो कॉस्मिक रेज नीचे ज़मीन तक आती हैं, और हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ह्यूमंस हैं, उनको जो है वो नुकसान पहुंचाती, ठीक है। डिफरेंट स्किन कैंसर्स काज हो जाते हैं और डिफरेंट आई डिजीज़ेस काज हो जाती। तो हमारे पास जो एटमॉस्फेयर है ये उन तमाम कॉस्मिक रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं जो सन से आती हैं, और हमें प्रोटेक्ट करती हैं उन डिफरेंट यूवी रेडिएशन से। एक और इसकी इंपॉर्टेंस अगर हम देख लें तो हमारे पास ये है कि एटमॉस्फेयर जो है कीप द अर्थ सरफेस वार्म थ्रू हीट रिटेंशन। ये हीट को स्टोर कर लेती है, और अर्थ सरफेस का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल मतलब एवरेज रखती है, जिसकी वजह से हमारे पास लाइफ जो है वो पॉसिबल हो जाती है, और हम कंफर्टेबली लाइफ जो है ज़िंदगी गुजार सकते हैं एक एवरेज टेम्परेचर पे। तो ये हीट को जो है एब्जॉर्ब करती है, हीट स्टोर करती है, हीट को रिटेंट करती है, ताकि हमारे पास अर्थ सरफेस जो है वो वार्म, इसी वजह से हमारे पास अर्थ सरफेस जो है वो वार्म हो जाती है, और लाइफ जो है वो सस्टेनेबल हो जाती है। अगर ये एटमॉस्फेयर ना होती तो हमारे पास एक ज़मीन जो है उसका टेम्परेचर इतना हाई था, इतना ज़्यादा था कि हमारे पास ये एक कोल्ड मास था जिस पर हम ज़िंदगी जो है वो गुजारना बहुत मुश्किल हो गया था। तो ये एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है ये हीट को स्टोर कर लेता है, और अर्थ सरफेस के टेम्परेचर को मॉडरेट रखता है, एवरेज रखता है, जिसकी वजह से हम लाइफ जो है वो आसानी से हम गुजार सकते हैं। एटमॉस्फेयर जो है दूसरा अगर हम देखेंगे, एटमॉस्फेयर जो है इसकी इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ऑल द स्मॉल मीटियोराइट्स। जितने भी सहाबे साकिब हैं, जो टूटे हुए सितारे हम कह सकते हैं, जिसको हम मीटियोराइट्स कहते हैं, उनसे ये अर्थ सरफेस को प्रोटेक्ट करती है। क्या होता है, जितने भी टूटे हुए सितारे होते हैं वो एटमॉस्फेयर में ही फ्रैक्शंस की वजह से वो हीटअप हो जाते हैं, और उधर ही नीचे गिरने से, एटमॉस्फेयर जो है इनको गिरने से ज़मीन में आने से बचा देती है। वो ऊपर ही टूट जाते हैं, और ऊपर ही उनका जितना भी इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो मीटियोराइट्स जो हैं वो नीचे आ गए, अर्थ पे आ जाएं, तो वो बहुत और तबाही मचा देते। तो एटमॉस्फेयर जो है हमें उन तमाम जो शहाब साकिब हैं, टूटे हुए सितारे हैं, उन सब से जो है उनसे प्रोटेक्ट करती है। उधर वो जितने भी टूटे हुए सितारे हैं वो सारे एटमॉस्फेयर में ही टूट जाते हैं, ठीक है, ड्यू टू फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन प्रोड्यूस होती है, और वहीं पे वो उनका जो हीट रिलीज़ होती है वो सारा एटमॉस्फेयर जो है अपने अंदर ही सब ख़त्म कर देता है। एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे पास एक और जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट जो हैं, जितने भी एरोप्लेन्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर में मूव करते हैं, तो डिफरेंट एयरक्राफ्ट की मूवमेंट में हेल्प आउट करती है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और हमारे पास अगर देखा जाए तो ये रेडियो कम्युनिकेशन में भी एटमॉस्फेयर हेल्प करती है। एटमॉस्फेयर जो है वो हमारे पास इसकी एक और इम्पॉर्टेंस हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो ये अलाउ करती है विजिबल रेडिएशंस को फ्रॉम सन, जिसकी वजह से हम डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। हम कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर अलाउ विजिबल रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन, एज अ रिजल्ट वी कैन सी। हम डिफरेंट चीज़ों को इन्हीं इसी की वजह से देख सकते हैं। तो ये था हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हमने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस किया। फिर उसकी हमने कंपोनेंट्स बताए कि हम जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री किन 4 चीज़ों से मिलकर बनती है, किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, किन चीज़ों पर मुश्तमिल है इन्वायरमेंट।
और वो हमने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट डिस्कस किए। फिर उसका जो क्लास कंपोनेंट एटमॉस्फेयर था उसको हमने डिस्कस किया कि एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं, लेयर ऑफ गैसेस को एटमॉस्फेयर कहते हैं। उसकी कंपोजिशन बताई है कि किन किन गैसों से मिलके एटमॉस्फेयर बनता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस किया है कि अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो हमारे पास जो है लाइफ ऑन अर्थ मुश्किल हो जाती। और ये हमारे पास जो है हीट को रिटेंट करती है, हीट स्टोर करती है, जिसकी वजह से ज़मीन का एक एवरेज टेम्परेचर बरकरार है, जिसकी वजह से लाइफ जो है वो हम गुजार सकते हैं। फिर एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेस हैं जो रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए हेल्प आउट करती हैं। फिर हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो डिफरेंट रेडिएशंस जो है सन से अलाउ करती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।